हाय, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का व्याकरण क्लास भी 5 और 6 दोनों क्लासेस के लिए है। तो आज हम तुम्हारी किताब के एक नया विषय पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिया, यानी कि वर्ब। तो 5 क्लास के स्टूडेंट्स, तुम अपनी किताब की 51 नंबर पेज को ओपन करो और 6 क्लास के स्टूडेंट्स, तुम अपनी किताब की 72 नंबर पेज को ओपन करो, ठीक है। तो क्रिया के बारे में तुम लोग तो बहुत कुछ जानते ही होंगे, क्योंकि क्रिया वो है जो हम करते हैं, समझ गए। लेकिन क्रिया सिर्फ वो नहीं जो हम करते हैं, क्रिया वो भी है जो किसी और से होता है, समझ गए। मतलब किसी भी शब्द से अगर हमें किसी काम को करने या होने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं, समझ गए। तो देखो, सोनिया विद्यालय जा रही है, तो यहाँ क्रिया कौन है? मैंने तुमसे कहा था कि जो काम हो रहा है या फिर जो हम कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसीलिए सोनिया विद्यालय जा रही है, मतलब जाना जो काम है वो सोनिया से हो रहा है, समझ गए। तो इसीलिए जा रही है ये हो गया क्रिया। उसी तरह प्रतीक बॉल से खेल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? खेलना एक क्रिया जो कि प्रतीक से हो रहा है। ये काम, खेलना काम प्रतीक से हो रहा है, तो खेल रहा है ये हो गया क्रिया। तो उसी तरह बगीचे में फूल खिले हुए हैं, तो खिलना एक क्रिया है। वर्षा हो रही है, तो बारिश जो हो रही है ये होना भी एक क्रिया है। तो समझ गए, जो काम हमसे होता है या फिर किसी और से होता है या फिर हम करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। देखो, जिस शब्द या शब्द समूह से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो उसके बाद आया धातु। धातु किसे कहते हैं? देखो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप मतलब जिससे क्रिया का सृष्टि होता है। तो यहाँ कुछ मूल रूप दिया है, देखो, खा, पी, गा, नाच, लिख, पढ़, हंस, ये सब एक क्रिया का मूल रूप है। तो खा धातु से कौन सा क्रिया बनता है? देखो, खाना, खाएगा, खाएगी, खाया, खायो, समझ गए। ये हो गया क्रिया का मूल रूप, मतलब ये धातु है और इससे ये सब क्रियाएं बनते हैं। उसी तरह पी से पीना, पिएगा, पिएगी, पिया, पियो, समझ गए। तो यहाँ बहुत सारी क्रिया का मूल रूप दिया गया है और उससे जो क्रियाएं होती है उसका भी रूप दिया गया है। तो इसे अच्छे से पढ़कर याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं? देखो, क्रिया के 2 भेद होते हैं। वो क्या है? एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो पहले जानेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखो, जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि कर्म क्या है। तो देखो, अगर हम क्रिया को क्या या फिर किसको या फिर किसे ये सवाल करेंगे और हमें कुछ उत्तर मिलता है तब वो उत्तर ही हमारा कर्म होता है। और जिस वाक्य में कर्म मिलता है तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, समझ गए। जैसे कि यहाँ देखो, बकरी घास खा रही है, तो यहाँ क्रिया कौन है? खा रही है, ये क्रिया हो गया। अगर हम ये पूछेंगे कि क्या खा रही है तो हमें उत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या उत्तर मिलेगा? कि घास खा रही है, समझ गए। तो इसीलिए ये हो गया एक सकर्मक क्रिया। उसी तरह दृश्य शरबत पी रही है, तो यहाँ पीना एक क्रिया है, पी रही है। तो अगर हम क्रिया को पूछेंगे कि क्या पी रही है तो उत्तर क्या आएगा? शरबत पी रही है। तो इसीलिए ये हो गया एक सकर्मक क्रिया, समझ रहे हो। तो 6 क्लास के स्टूडेंट्स, तुम भी अपनी किताब देखो कि यहाँ एक सेंटेंस है, माही पत्र लिखती है, तो यहाँ क्रिया कौन है? लिखती है। अगर हम क्रिया को ये सवाल करेंगे कि क्या लिखती है तो हमें क्या उत्तर मिलेगा? कि पत्र लिखती है। उसी तरह
वानी कंप्यूटर सीख रही है। तो यहाँ क्रिया है सीख रही है। अगर हम उसको सवाल ये करेंगे कि क्या सीख रही है, तो हमें क्या उत्तर मिलेगा कि कंप्यूटर सीख रही है। तो इसीलिए अगर हमें कुछ उत्तर मिलता है तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। समझ गए? अगर उत्तर नहीं मिलता है वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया जो करता है उसका फल अगर कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे कि माही क्या लिखती है, उत्तर क्या आएगा? पत्र। उसी तरह वानी क्या सीख रही है, उत्तर आएगा कंप्यूटर। तो यहाँ हमें प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है जब क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक होती है। तो उसके बाद आया अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किससे कहते हैं? देखो, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ देखो, घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ क्रिया कौन है? क्रिया है दौड़ रहा है। अगर हम ये सवाल करेंगे कि क्या दौड़ रहा है, तो हमें क्या जवाब मिलेगा कि घोड़ा दौड़ रहा है। लेकिन घोड़ा यहाँ कौन है? कर्ता है, कर्म नहीं है था। तो पहले जब हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर बढ़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ जो क्रिया का फल या फिर क्रिया को जो सवाल पूछने से हमें जो उत्तर मिलता है तो वो जो उसका जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है। मतलब घोड़ा यहाँ कर्ता है। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। समझ गए? सीधे तौर पर तुम्हें ये याद रखना है कि अगर हम क्रिया को क्या या फिर किसको ये सवाल करेंगे, अगर हमें कुछ जवाब मिलता है तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगर क्रिया को क्या या फिर किसको सवाल करने से हमें कुछ उत्तर नहीं मिलता है तो वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। समझ गए? तो देखो यहाँ भी लिखा है कि अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया में क्या या किसको लगाने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो क्रिया अकर्मक होती है। तो देखो यहाँ जितने भी वाक्य दिया गया है उसको हम क्या या फिर किसको लगाकर सवाल करते हैं। जैसे कि क्या या फिर किसको हंसता है, मतलब ये जो वाक्य यहाँ लिखा गया है कि बालक हंसता है, अगर हम क्रिया को क्या लगाकर सवाल करेंगे तो क्या पूछेंगे कि क्या हंसता है या फिर किसको हंसता है, तो हमें कुछ जवाब मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। उसी क्या उड़ रही है या फिर किसको उड़ रही है। उसी तरह क्या भौंक रहा है या फिर किसको भौंक रहा है, ये अगर हम पूछेंगे तो हमें कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह की जो क्रियाएं हैं जिसको कि हम क्या या फिर किसको पूछने से हमें कुछ उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। समझ गए? तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स, तुम्हारी क्लास यहीं से ख़त्म होता है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना और इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए कोशिश करना। ठीक है?